जय हिंद दोस्तों। RDGS एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किए थे, सेल चैप्टर। सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को दिए थे। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग देखे होंगे। आज आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो में भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आशा पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को भी देखिएगा, जैसे कि पार्ट 1 वीडियो को आप देखे थे। दोस्तों, आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में हम कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी दिए थे कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका एक सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। इकाई का मतलब भी बता दिए थे कि इकाई का मतलब क्या होता है। इकाई का मतलब होता है हर एक क्रिया को करना। या कोशिका के डेफिनेशन बताए थे कि संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है, ये भी कल बताया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, शुतुरमुर्ग कांडा होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, ओवम होती है, यानी कि फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो एस्पर्म होती है, जो मेल में पाई जाती है, यानी पुरुष में पाई जाती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी छोटी कोशिका से संबंधित आप लोगों को हम बताने का काम किए थे। दोस्तों, आप लोगों को हम एक और बात बताए थे कि कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। और कोशिका विभाजन सबसे तेजी के साथ शरीर के कौन से अंग में होते हैं, तो लीवर में होती है। यानी कि लीवर अगर आपका 70% भी अगर आपका लीवर खत्म हो चुका है, तो उसका पुनर्निर्माण बहुत तेजी के साथ होती है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन यही हमारे शरीर के अंदर कोशिका का विभाजन ब्रेन में नहीं होती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होती है, जिसके चलते अगर ब्रेन में चोटें अगर लगती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है। ब्रेन के अंदर आप लोगों को बताया था कि तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको सेफ्टी देने का काम 3 परत करते हैं। एक स्किन यानी त्वचा, दूसरी का आपको क्रेनियम नामक हड्डी, तीसरा बताए थे मेनिंजॉइट, ये एक झिल्ली थी। आपको एक और बता दिए थे कि मेनिंजॉइट जब सूख जाती है, मेनिंजॉइट जब खराब हो जाती है, तो उसके अंदर एक बीमारी उत्पन्न होती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। एक और बात कहीं बताए होंगे आपको कि कोशिका का अधिक से अधिक संख्या में बढ़ना कैंसर का संकेत देता है। यानी कि अधिक संख्या में, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हाथ कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी कोशिका नष्ट होगी, कुछ ना कुछ तो कोशिका नष्ट होगी। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे हाथ कटी और यहाँ पे 100 कोशिका आपका नष्ट हो गया। यहाँ पे सेंट्रोसोम आएगा और सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोशिका बनाने का काम करेगा। कोशिका कितनी आपके मृत हुई थी, तो 100। और 100 की जगह पर अगर आपका 1 लाख कोशिका बन जाए, 1000 कोशिका बन जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गिल्टी हो जाएगी। और गिल्टी वो किसका संकेत देता है, तो कैंसर का संकेत देता है। कोशिका का अधिक से अधिक संख्या में विभाजित होना यानी बनना कैंसर का संकेत देता है। दोस्तों, आप लोगों को और भी चीज बताए थे कि मृत कोशिका की खोज किसने किया और जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वान लीवेनहाउ। और एक चीज अब बता दें कि बताया था कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। शुरू में बायोलॉजी को ही जूलॉजी भी बोला जाता था, इसलिए बायोलॉजी के पिता जिनको कहते हैं उन्हीं को जूलॉजी के भी पिता कहते हैं। वो कौन है, तो वह है अरस्तु। अरस्तु साहब को बायोलॉजी का पिता के साथ साथ जूलॉजी का भी पिता कहते हैं। बाद में आए आपका थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा कि बोटनी को भी हम लोग पढ़ेंगे। और बोटनी के पिता किनको कहा गया, तो थियोफ्रेस्टस को कहा गया। यानी कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटे थे, एक जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी पादप के अंदर जो कोशिका होंगी उसे पादप कोशिका, और जंतु के अंदर जो कोशिका होंगी उसे जंतु कोशिका। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे जंतु कोशिका, क्योंकि अभी हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तभी जंतु के बारे में ही हम लोग जानने का काम करेंगे। तो कोशिका से संबंधित तो थोड़ा बहुत कल हो गया था, आज उसके बारे में कोशिश करेंगे कि कुछ और आज देने का कुछ कोशिश किया जाए। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताएं कि जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो जंतु कोशिका की आकृति गोल होती है, और पादप कोशिका की जो आकृति होती है वो चौकार होती है। जंतु कोशिका का अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे चीज होते हैं।
इसमें के बहुत सारी चीज आपको पादप कोशिका के अंदर भी होती है। यह अंग आपस में नहीं टकराए, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन कोशिका है? तो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका है। ये जंतु कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस और लाइसोसोम। सबका नाम यहां पे लिख दे रहे हैं। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जी फॉर गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, V फॉर वैक्यूल्स, C फॉर सेंट्रोसोम, R फॉर राइबोसोम, L फॉर लाइसोसोम और E फॉर इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और भी इसके अंदर अंग होते हैं, लेकिन इतना अंगों के बारे में विशेष हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इतने सारे अंग होते हैं। अलग अलग शरीर में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, यानी कि जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या उतना ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर किसी का शरीर पतला है और किसी का शरीर मोटा है, इसका मतलब है कि जिसका शरीर पतला है उसमें कोशिका की संख्या मोटे आदमी की तुलना में क्या है? कम है। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक बात बता दें कि कोशिका की संख्या तो बहुत सारी होती है और हर एक कोशिका में इतने सारे अंग हैं। तो इतने सारे अंग हैं, यह अंग दूसरे कोशिका के अंगों से न मिले, आपस में न टकराए, जिसके लिए इसके चारों तरफ से एक सेफ्टी यानी कि दीवार लगा दिया गया, जिस दीवार को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसकी मोटाई जो होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है और यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है यानी कि प्रकाश, जैसे आपको एक फिजिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ना है, पारभासी माध्यम। पारभासी का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रकाश की बहुत कम मात्रा पार करे, वैसा माध्यम, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की बहुत कम मात्रा पार करे उसे पारभासी कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे पारभासी को ही कनेक्ट करना है किससे? अर्धपारगम्य से। यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अपने अंदर बहुत सारे चीजों को एंट्री करने नहीं देती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में किसी भी पदार्थ को अंदर एंट्री करने देती है, यानी प्रवेश करने देती है। तो आप लोगों को यहां से जानकारी मिला कि यह जो क्या है, यह कोशिका झिल्ली है। चारों तरफ से एक परत लगा दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली जो होती है ये किसकी बनी हुई होती है? तो लिपिड तथा प्रोटीन की, लिपिड तथा प्रोटीन की। यानी कि कोशिका झिल्ली किसका बनी हुई होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। आपको एक और बात पता है कि यह कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का भी मतलब बता दिए हैं। ठीक है, और एक और चीज बता है कि कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि एक कोशिका झिल्ली से कितने क्वेश्चन बने? 3 क्वेश्चन बने। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? कोशिका के अंदर जो अंग है दूसरे कोशिका से न टकराए, ठीक है, जिसके लिए एक चारों तरफ से एक परत लगा दी जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। इतना तो जानकारी मिल गया आपको। अब देखिए यहीं पे जब बताएं कोशिका झिल्ली के बारे में तो कोशिका भित्ति के बारे में हम बता देते हैं। ऐसे तो डिटेल में आपको जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे तो वहां मिलेगा। यानी कि जो पादप के अंदर, पेड़ पौधा के अंदर जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो चौकार होती है, चौकार होती है। इसके अंदर भी बहुत सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया,
न्यूक्लियस वगैरह वगैरह इसके अंदर भी है। इसमें क्या है खासियत, इसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ एक कोशिका भित्ति का भी परत लगा हुआ होता है। यानी कि यह हो गया आपका कोशिका झिल्ली, इसके साइड साइड से एक कोशिका भित्ति का परत लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अब अंदर वाला क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका भित्ति होती है। यह कौन सा कोशिका है, तब पादप कोशिका है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बताया कि जंतु के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु कहने का मतलब कि उसके अंतर्गत मनुष्य भी आएगा और जानवर भी आएगा। जंतु कोशिका के अंतर्गत कौन आएगा, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाए उसके अंतर्गत जो कोशिका होती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। उसको जंतु कोशिका के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। यह क्या है, पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधा के अंतर्गत, पेड़ पौधे के अंदर जो कोशिका होती है उसे पादप कोशिका कहते हैं। तब पादप कोशिका में आपको कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो जानते हैं कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज को हम लोग जितना सारे चीज लगभग देखते हैं, जैसे चट्टी का बोरा जो देखते हैं वो भी सेलुलोज का बना हुआ होता है। कपड़ा जो होते हैं, बहुत सारे कपड़ा सेलुलोज के बने हुए होते हैं। रुपया जो देखते हैं, नोट, कागज का नोट जो देखते हैं वो भी सेलुलोज का बना हुआ होता है। दरी जो हम लोग शादी ब्याह में बिछाते हैं वो भी सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली से मजबूती प्रदान करने का काम पेड़ पौधा में कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। क्योंकि हमारे अंदर हमारा जो त्वचा होता है और पेड़ पौधा का जो त्वचा होता है, हमारे त्वचा के तुलना में पेड़ पौधा का जो त्वचा होता है वह क्या होता है, हार्ड होता है। किसके कारण हार्ड होता है, तब कोशिका भित्ति के कारण हार्ड होता है। अगर उसके अंतर्गत भी, पेड़ पौधा के अंतर्गत भी अंदर अगर कोशिका भित्ति नहीं रहता, केवल कोशिका झिल्ली ही रहता, तो क्या उसके स्किन मजबूत हो पाता, हमारे स्किन और उसकी स्किन में कोई डिफरेंस हो पाता, नहीं हो पाता। तो डिफरेंस हम लोग जो निकालते हैं वो किसके कारण निकालते हैं, तो कोशिका भित्ति के कारण। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए एक अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जंतु कोशिका के अंतर्गत जितने सारे अंग हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जंतु कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जी का मतलब होता है गोल्जी बॉडी, भी का मतलब होता है वेक्यूल्स, सी का मतलब होता है सेंट्रोसोम, आर का मतलब होता है राइबोसोम और ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल का मतलब होता है लाइसोसोम। सबसे पहले आप लोगों को एक एक करके हम बताने का काम करेंगे। जैसे एम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, आंतरिक श्वसन कराना। और आंतरिक, देखिए दो तरह का श्वसन हमारे अंदर होती है, एक बाह्य श्वसन और दूसरी का आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का प्रमुख अंग कौन है, कहां पे होता है बाह्य श्वसन, तो फेफड़ा। और आंतरिक श्वसन कहां होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाह्य श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़ा है और आंतरिक श्वसन का प्रमुख अंग माइटोकॉन्ड्रिया है। आंतरिक श्वसन से हमें क्या प्राप्ति होती है, तो आंतरिक श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो आप लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं या कोई काम को करते हैं, आपके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत भूमिका होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं रहे, आपके अंदर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जब एनर्जी यहीं अंदर आपके नहीं बनेगी तो क्या आप कोई काम को कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमको जो एनर्जी मिलती है, हम अभी पढ़ा पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या कोई काम को हम करते हैं, उस सब में मेन योगदान अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को है। यानी कि यह आंतरिक श्वसन के साथ हमको आंतरिक ऊर्जा देने का काम करती है। ठीक है, चलिए यानी कि कह सकते हैं कि यह आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन से हमें क्या प्राप्ति होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक ऐसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आप लोग को हम बता दें, अच्छा से समझिएगा। जैसे हम नाक से क्या लिए, सांस लिए, सांस के सहारे हम क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। लोग कहता है कि हम क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग वायु को लेते हैं, हवा को लेते हैं। हवा में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है। जब हम सांस के माध्यम से, ठीक है, जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78% होता है।
ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03% होता है। ये जब हवा को हम लेंगे तो यह सभी के सभी जाएगा हमारे फेफड़ा के अंदर। ठीक है, कहा जाएगा? फेफड़ा के अंदर जाएगा। देखिए फेफड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फेफड़ा। यह फेफड़ा हो गया। फेफड़ा के अंतर्गत यह गुच्छा टाइप का जो देख रहे हैं, ये गुच्छा को हम बोलते हैं एल्वियली। ये ऑक्सीजन का मेन घर है, इसलिए हम फेफड़ा को हम ऑक्सीजन का टंकी भी कहते हैं। आपसे कहेगा कि ऑक्सीजन का टंकी कौन है? तो फेफड़ा है। यानी कि जो हम सांस के माध्यम से, ठीक है, नाक के माध्यम से जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो सभी के सभी कहा जाता है? फेफड़ा के अंदर जाता है। और फेफड़ा के अंदर सभी के सभी गैस जाएगा। ये कोई जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और भी बहुत सारे चीजों का मिश्रण रहता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ये तीन रहता है, इसलिए तीनों का ही जिक्र हम लोग करते हैं। नाइट्रोजन हम लिए 78%, तो नाइट्रोजन का अंदर कोई काम नहीं है। जैसे 78% नाइट्रोजन लिए हैं, वैसे नीचे बैठा हुआ है एक डायफ्राम। यह क्या करता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि जो हम सांस के माध्यम से जो लेने का काम कर रहे हैं जो गैस, उसको निकालने का काम करता है, धक्का देने का काम करता है। जैसे नाइट्रोजन हम 78% लिए हैं, तो 78% नाइट्रोजन हम अंदर लिए, तो ये डायफ्राम क्या करता है? 78% नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल देता है। यानी कि नाइट्रोजन का कोई काम नहीं हुआ। 78% लिए थे और 78% निकल गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम कितना लिए थे? 21%। हम जानते हैं कि एल्वियली जो होता है किसका घर होता है? ऑक्सीजन का होता है। और ऑक्सीजन में भी वो पूरे ऑक्सीजन को नहीं रख पाता है। वो कहता है कि देख भाई इसमें जगह उतना नहीं है, मात्र हम 5% ही, 5 से 6% ऑक्सीजन को हम रख पाएंगे, उतना ही के लिए मेरे पास जगह है। और 5 से 6%, 5% के आसपास, 5 से 6% के आसपास ऑक्सीजन को जो है एल्वियली में रख लेता है, और जो शेष ऑक्सीजन जो बचता है उसको बाहर निकाल देता है। और देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 78% निकल गया। ऑक्सीजन जो 21% लिए थे उसमें से 15% फिर बाहर निकल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या जब बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम 0.03% लेते थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि फेफड़ा के अंदर रहने का घर किसका है? केवल ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन ही केवल रह सकता है एल्वियली में। अब देखिए इस एल्वियली में कौन रहा? तो ऑक्सीजन। और इस एल्वियली से डायरेक्ट कनेक्शन होता है नस का। और हम जानते हैं कि नस में कौन दौड़ता है? तब ब्लड दौड़ता है। ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड में क्या दौड़ रही है? ठीक है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है इसका दोस्ती होता है ऑक्सीजन से, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। ठीक है, यानी कि यहां से ये नस जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से और एल्वियली से रहता है। यहां से क्या करता है? मेरा ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एल्वियली से ऑक्सीजन को लेगा और ले करके कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करता है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन करता है। अच्छा यहां बताइए, आप लोग जानते हैं कि मेल की तुलना में फीमेल में ब्लड, यानी कि लड़का की तुलना में लड़कियों में ब्लड क्या होती है? कम होती है। यानी कि कह सकते हैं कि मेल में ब्लड जो होते हैं लगभग 5 से 6 लीटर होती है, और फीमेल में जो ब्लड होती है वो 4 से 5 लीटर के आसपास होती है। अलग अलग जगह पर आधा लीटर इधर उधर लिखाता है, इससे बहुत बड़ा इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे समझना है। कहीं कहीं आप लोगों को 5.5 से 6.5 तक मिलेगा, यहाँ पे 4.5 से 5.5 तक मिलेगा। तो यहाँ पे बस आपको समझना है। ठीक है, देखिए समझिए क्या है, मेल में ब्लड क्या है? ज्यादा है, फीमेल में क्या है? कम है। जिसमें ब्लड ज्यादा उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा,
और जब हीमोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो ज्यादा ढोने का काम करेगा। तब मेल में ब्लड ज्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होती है। तब मेल में ऑक्सीजन जो है ढोने का काम हीमोग्लोबिन क्या करती है, ज्यादा करती है। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, मेल में पहुंचाने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब फीमेल में ब्लड कम होता है तो क्या ऑक्सीजन ढो पाएगा, ज्यादा ज्यादा मात्रा में नहीं ढोएगा, लेकिन ढोएगा भाई, मेल की तुलना में कम ढोएगा। मेल की तुलना में क्या ढोएगा, कम ढोएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, अब ऑक्सीजन ढो करके करेगा क्या, इसके बारे में बताइए। तो देखिए करेगा क्या, यहाँ से तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक क्रेब्स चक्र चलता है। जैसे आटा चक्की का जो मशीन होता है उसमें ऊपर से गेहूं डालते हैं तो चक्की चलता है ना, और चक्की चलते 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 क्या करता है, गेहूं को वो पीस देता है, किसके रूप में बदल देता है, आटा के रूप में बदल देता है। वैसे ही जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर के पहुंचेगा किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके अंदर एक चक्र चलता है जिसको हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यह क्रेब्स चक्र एटीपी का निर्माण करता है, और क्रेब्स चक्र चलते चलते 38 एटीपी बनाता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि क्रेब्स चक्र क्या करेगा, 38 एटीपी का निर्माण करेगा, और 38 एटीपी क्या करेगा, एक ग्लूकोज बनाने का काम करता है। यही ग्लूकोज जो है हमको ऊर्जा प्रदान करती है। अब समझ में आ गया कि ऊर्जा हमको कैसे मिलती है। वहां पे बताया था ना कि आंतरिक जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है आंतरिक श्वसन कराने का काम करती है, और आंतरिक श्वसन से हमें क्या मिलती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैसे ऊर्जा मिलती है, यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ पहुंचा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चला, क्रेब्स चक्र के चलते हो क्या हुआ, आपको एटीपी का निर्माण हुआ, और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। देखते होंगे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा जब कमजोर हो जाता है, उसके अंदर ताकत नहीं मिलती है, तो डॉक्टर कहता है कि इसको ग्लूकोज पिलाओ। अलग से जो ग्लूकोज मिलता है उस ग्लूकोज को डॉक्टर बोलता है पिलाने के लिए। जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, अभी लोगों में एनर्जी की कमी होती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उस पर उन लोगों को उतना विश्वास नहीं होती है, तो क्या करते हैं, बाहर से ग्लूकोज पीते हैं। ऐसा बात नहीं, विश्वास नहीं होता कि मतलब अंदर ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्या चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। बनता है लेकिन चाहता लो कि इनफ मात्रा में थोड़ा सा मिलते रहे, मेरे अंदर ग्लूकोज की थोड़ा भी कमी नहीं हो, ऊर्जा की थोड़ा भी कमी नहीं हो, तो क्या करता है लोग, अलग से ग्लूकोज लेने का काम करता है लोग। तो आपको समझ में आ गया कि हमको ऊर्जा कैसे मिलती है। ठीक है, चलिए इसके आगे आप लोगों को हम बताने वाले हैं। चलिए आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को मिल गया। अब आप लोगों को बताएंगे एक चीज और, यहाँ पे बता दें, यह डायफ्राम है। डायफ्राम जो होता है ना, बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। जब आदमी के जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, ऊपर से कोई खरोच नहीं दिखाई देगा, और इंसान की अचानक सडनली मौत हो जाती है। सडनली मौत हो जाती है, उसमें सबसे बड़ा देखिएगा अगर, तो उसमें देखने को मिलता क्या है कि उसके अंदर का डायफ्राम टूट गया रहता है। अगर एक बात बताइए, डायफ्राम के टूट जाने से इंसान की अचानक मौत हो जाती है, क्योंकि यह डायफ्राम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजन आया है 78% ऑक्सीजन आया है, 22% कार्बन डाइऑक्साइड आया है, इस सब जिसका काम है उसको रखता है, जिसका काम नहीं है उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। अगर यह डायफ्राम अगर एक्टिव नहीं रहे, अगर काम नहीं करे, तो क्या नाइट्रोजन 78% आएगा तो क्या उसको निकाल पाएगा, नहीं निकालेगा। तो जो ऑक्सीजन के रहने का जो घर है एलवीएल, उसमें जगह को क्या क्या कर लेगा, स्पेस उसमें छेक लेगा, यानी रह जाएगा उसमें नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन रह जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट भाई कनेक्ट है नसों का, नस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और नस में कौन आएगा, ब्लड, ब्लड में कौन आएगा, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन को लेकर के जाएगा नहीं, उसको ढोना है किसको, ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को नहीं लेके जा पाएगा तो क्या एटीपी बना पाएगा, क्रेब्स चक्र चल पाएगा। और जब क्रेब्स चक्र नहीं चलेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इंसान की मौत निश्चित है। एक चीज एक और आप लोग यहाँ बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक दीवार होती है, जैसे घर के अंदर जो दीवार होती है, जैसे यहाँ बताया था कि कोशिका के चारों तरफ एक दीवार है,
इस दीवार को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी दीवार को हम कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। चलिए, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी यह एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है, ऊर्जा को स्टोर करके, जिससे गोल्जी बॉडी, ठीक है, और एनर्जी में भी जी लगा हुआ है, यानी कि उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो यह ऊर्जा को जो है ना स्टोर करके रखता है। जैसे जब घर में कोई माँ या बहन या पत्नी पैसा चुरा चुरा कर रखती है, किस लिए रखती है? कभी बुरा वक्त में वह क्या हो जाए, हो काम है। जैसे अभी देखने को मिला है कि कोरोना में बड़े बड़े आदमी को जो है ना पैसा परेशान करके रख दिया था। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी घटना घट जाएगा और हमारे अंदर पैसा की किल्लत हो जाएगी, हम लोग पास पैसा क्या हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। यानी कि जैसे दोबारा लॉकडाउन लगा तो लोग क्या किया, पैसा को बचा बचा कर स्टोर करके रखने का काम किया कि यह पैसा कभी इमरजेंसी में काम आएगी। उसी तरह यह गोल्जी बॉडी जो होता है ना, ये भी ऊर्जा को स्टोर करके रखने का काम करता है कि जब हमारे शरीर को जब एक्स्ट्रा ऊर्जा की जब जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा ऊर्जा देने का काम करेंगे। यानी समझ में आया आपको? गोल्जी बॉडी का काम क्या है? एक्स्ट्रा ऊर्जा को प्रोवाइड करना, यानी कि ऊर्जा को स्टोर करके रखना और एक्स्ट्रा जिसको ऊर्जा की जरूरत है उसको देना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो अभी हमको ऊर्जा की जरूरत किसकी है? तो मुंह की है। जैसे हम रनिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा ऊर्जा किसको चाहिए? पैर को चाहिए। जैसे हम बॉक्सिंग करेंगे एक्स्ट्रा ऊर्जा किसको चाहिए? हाथ को चाहिए। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? जिस अंग को एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत होती है उसको प्रदान करने का काम करता है। तो समझ में आया कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा चीज आपको बता दें, वैक्यूल्स। यह वैक्यूल्स क्या करता है? तो वैक्यूल्स हमारे शरीर के अंदर पानी को स्टोर करके रखने का काम करता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 65% पानी होती है और वो 65% पानी एक आप लोगों को कोशिका दिखता है? नहीं दिखता है। कोशिका एकदम सूक्ष्म होता है, कोशिका दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स, वैक्यूल्स उसके अंदर। अब समझ जाइए कि कितना छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमारे शरीर में पानी स्टोर है और पानी 65% है। जब हमारे शरीर में 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमको प्यास लगती है और 2% पानी की कमी होगी तो हमको तरास लगेगी। इसी तरह अगर 10% तक अगर पानी की कमी हो जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि वैक्यूल्स का काम क्या है? तो वैक्यूल्स पानी को स्टोर करके रखने का काम करता है, यानी कि टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रखने का काम करता है। तो वैक्यूल्स का मतलब समझ में आ गया कि वैक्यूल्स क्या करता है? तो पानी को स्टोर करके रखने का काम करता है। जब जरूरत पड़ती है पानी को तो वो प्रदान करने का काम करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में लोग क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं और कोई कोई ऐसा पर्व है जिसमें पानी उन्हें कुछ नहीं पीना है, बिना पानी के भी लोग रह जाते हैं। यानी कि उस समय जो आदमी दिन भर बिना पानी के फास्टिंग में है, मतलब भूखे है, उसको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके अंग को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। यही वैक्यूल्स क्या करता है? ये जानता है कि हम स्टोर करके रखे हैं, वो पानी नहीं पी रहा है तो यही पानी को जो है ना प्रदान करने का काम करता है। आप ही कोई काम में फंस जाते होंगे, प्यास लगा हुआ है लेकिन काम इतना अर्जेंट है कि आप पानी नहीं पी पा रहे हैं। यानी कि अगर पानी पीने जा रहे हैं तो काम आपका खराब हो जाएगा, तो पानी क्या करते हैं? नहीं पी पाते हैं। तो उस समय आपको प्यास बुझाने का काम कौन करता है? यही वैक्यूल्स करता है। यानी कि वैक्यूल्स जानता है कि हम स्टोर करके रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब हम पानी को देने का काम करेंगे। जब ये भी फैलिया जाता है, ठीक है, जब इसके अंदर इसका जो स्टोर किया हुआ जो पानी है जब फैलिया जाता है तब जो है ना आपको प्यास लग जाती है। चलिए, तो जान गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जान गए गोल्जी बॉडी के बारे में, जान गए वैक्यूल्स के बारे में, जान गए और सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे। सेंट्रोसोम के बारे में तो पहले क्लास में बताए थे कि सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन कराने का काम करता है। कोशिका विभाजन
मतलब कि कोशिका बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। यानी कहीं पे हाथ कट गया, वहां की कोशिका नष्ट हो गई, तो यहाँ की कोशिका कौन बनाएगी, तो सेंट्रोसोम बनाएगी। इसके साथ में एक डिमेरिट है, देखिए जो राजमिस्त्री होते हैं, क्या घर बनाने में उनका योगदान होता है क्या, पूरा नहीं होता है। वो केवल खड़े रहते हैं, लेबर को बोलेंगे जाकर के ईंटा लेकर के आओ, मसाला लेकर के आओ, और खड़े होकर के चुपचाप रखते चलेंगे। यानी कि जो पीछे का जो काम है, सफाई सुथरा करने का काम है, ईंटा लाने का काम है, मसाला बनाने का काम है, वो कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है। और जुड़ाई करने का काम है, वो कौन कर रहा है, तो मिस्त्री कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे है सेंट्रोसोम, देखेगा कि कोशिका मरी हुई है कहीं की, तो वो क्या करता है, एक इसी के अंदर एक लेबर है जिसका नाम है लाइसोसोम, ये लेबर का नाम करता है। इसके पास पहले इंफॉर्मेशन जाएगा कि तुम वहां पे जाओ और वहां की जो कोशिका मरी हुई है वहां पे पहले तो क्या कर दो, सफाई कर दो। और लाइसोसोम जाता है, इसके अंदर जो है ना जल पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक जल होती है। वो जल का छिड़काव करता है, और जल के छिड़काव करने से वहां के जितने भी कोशिका मरी हुई होती है, उस मरी हुई कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी भी अंग में अगर थोड़ा भी सटा तो उस अंग को बर्बाद कर देगा। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। सफाई कर्मी का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और जैसे सफाई हो जाएगा तो सेंट्रोसोम जाएगा और वहां पे कोशिका का क्या करेगा, विभाजन करेगा, यानी कोशिका को बनाएगा। यहां से आप लोग एक चीज और फिर बताते हैं कि हमारे ब्रेन में कोशिका की विभाजन नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती है। शरीर के सभी अंगों में कुछ सेंट्रोसोम पाई जाती है, लेकिन ब्रेन में नहीं पाई जाती। आपको ये कि ब्रेन में नहीं पाई जाती है, ठीक है, नाक के बराबर पाई जाती है। जैसे आप लोग हम बता दें, ब्रेन के अंतर्गत दो तरह की कोशिका होती है। अच्छा एक बात बताइए, उतना बड़ा हाथी को एक रोटी खिलाइएगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम नाक के बराबर क्यों करते हैं, ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, देखिए हमारे ब्रेन के अंदर दो तरह की कोशिका पाई जाती है। एक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और दूसरी का गिलियल सेल, दूसरा होता है गिलियल सेल। ब्रेन के अंतर्गत ब्रेन के अंदर दो तरह की कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका और गिलियल कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका जो होती है ना, ये 90% भागों में पाई जाती है। और गिलियल सेल का प्रतिशत कितना होता है, तो मात्र 10% होता है। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं और गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इसी गिलियल सेल जो 10% है जिसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, वही सेंट्रोसोम कभी कभी क्या करता है, कोशिका को अधिक संख्या में बना देता है, विभाजन करा देता है, जिसके चलते ब्रेन में अभी बताया कि अधिकतम संख्या में, यानी कि अधिक से अधिक कोशिका का निर्माण होना को कैंसर का संकेत देता है। अब ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम गिलियल सेल में है और 10% से आपको परसेंटेज की मात्रा इसमें बढ़ा देती है, जिसके चलते ब्रेन के अंदर भी कैंसर होती है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन के अंदर जो कैंसर होती है, फर्स्ट स्टेज को हम क्या करते हैं, ट्यूमर कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में ही लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब आप लोग को समझ में आया कि ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, और दो में क्या होती है, गिलियल कोशिका, जो 10% होती है। इसी 10% में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, और यही क्या करता है, जब अधिक से अधिक कोशिका का निर्माण कर देता है, विभाजन कर देता है, जिससे हमारे ब्रेन में क्या होती है, ट्यूमर होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में, यानी कि शरीर में ट्यूमर किस भाग में होता है, तब ब्रेन वाले भाग में होते हैं। आपको समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पे 90% की जगह पर 10% का कोई वैल्यू है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन में जो है ना विभाजन नहीं होता है कोशिका का। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिए, गोल्गी बॉडी के बारे में बता दिए, वैक्यूल्स के बारे में बता दिए, सेंट्रोसोम के बारे में बता दिए, और लाइसोसोम के बारे में बता दिए कि लाइसोसोम क्या करता है, सफाई करने का काम करता है, साफ सुथरा करने का काम करता है। लाइसोसोम को एक और भी शब्दों से जानते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
बहुत बार पूछा हुआ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए इतने सारे चीजों के बारे में हम जान गए, एक बार रिविजन कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, तो 38 एटीपी क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने से एटीपी बनता है। एटीपी से हमको क्या मिलती है, एक ग्लूकोज मिलती है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा 38 एटीपी के मिलने से कितना ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। गोल्गी बॉडी या एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखने का काम करता है। जब एनर्जी की जब जरूरत होती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है। और वैक्यूल्स का मतलब ये पानी को स्टोर करके रखता है, जब पानी की जब जरूरत होती है तो ये एक्स्ट्रा पानी देने का भी काम करता है। सेंट्रोसोम जानिए कि कोशिका विभाजन करने का काम करता है। चलिए दोस्तों, फिर आपको इसके आगे तीसरा जो आएगा पार्ट या सेल चैप्टर का, उसमें आप लोगों को इसके आगे बताने का काम करेंगे। बस आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।